मापेंगे निम्न दो अनुप्रयोग हैं। थैंक यू सर। स्टार्ट कर देंगे। यस सर। दो अनुप्रयोग हैं, हो गया बेटा। पहला हो गया, दो अनुप्रयोग हो गया। यस सर। पहला लिखिए वेंचुरी मापी। वेंचुरी मापी अंग्रेजी में कहते हैं वेंचुरी मैक्सी। अभी हम डायग्राम बनाएंगे, उससे पहले आप समझ लीजिए वेंचुरी मैक्सी होती क्या है। देखिए बेटा, इसमें एक शब्द लिखा हुआ है ना, मापी। मापी माने हमको चैलेंज कर रहा है, कह रहा है नहीं तो हम माप दें। क्या माप दे भाई? वेंचुरी। वेंचुरी का मतलब किसी नलिका में अगर द्रव बह रहा है तो किसी भी स्थान पर उसका प्रवाह की दर क्या है? यस सर। क्या प्रवाह की दर क्या है? दर क्या है? जैसे सपोज करिए पानी टंकी ये यहाँ मार्केट में यहाँ किनारे पर Yes, है। Yes, अब वहां से अगर पानी विद्यालय में आ रहा हो तो विद्यालय में पानी की रेट क्या है, और जहां से चल रहा है वहां रेट क्या है, और अगर यही पानी अस्पताल भी जा रहा है तो अस्पताल में इस पानी का रेट क्या है? Yes, sir. रेट मतलब दर, Yes. मूल्य नहीं होगा। यस सर। उसी हिसाब से जैसे कि नगर पालिका है, तो नगर पालिका जब भी आप नगर पालिका में जाएंगे और किसी लैंड को खरीद करके उसको मकान बनवाएंगे, तो आपको पहले नगर पालिका में जाकर अपना लोकेशन बताएंगे, तो वह आपका नक्शा पास करेगा कि आप वहाँ कितनी मंजिली बिल्डिंग बना सकते हो। और वहाँ कितनी मंजिल बिल्डिंग बनेगी ये आप तय नहीं करोगे, वो नगर पालिका तय करेगी। और इसका तय दो आधार पे होता है। पहला कि क्या उस एरिया में हवाई अड्डा तो नहीं है। यस सर। इसीलिए देखना हर शहर में हवाई अड्डे शहर के बाहर यस बताएंगे आपको। जैसे कि बनारस का हवाई अड्डा बाबरपुर में है, 20 किलोमीटर दूर है शहर से। यस सर। तो एक तय किया जाता है कि क्या उस एरिया में हवाई अड्डे तो नहीं है। अब जब तरंग पढ़ाएंगे फिजिक्स का अंतिम खंड, सब इसका उल्लेख करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी आप उसकी थ्योरी नहीं पढ़े हो। और दूसरा कि उस एरिया में जब भी शहर में मकान बनेगा तो शहर में मकान अधिकृत कॉलोनियां तभी बनेगी, ऑथराइज्ड मतलब जिस पर सरकार का नियंत्रण है। अदरवाइज अगर अनऑथराइज्ड कॉलोनी बनी है तो सरकार उसे तोड़ के गिरा देगी और आपसे पैसा भी वसूलेगी तोड़ाई का। तो वो कैसे तय होता है? अगर किसी भी व्यक्ति को शहर में रहना है तो शहर के नगर पालिका की जिम्मेदारी है उसको दो चीज की सुविधा देना, एक सैनिटेशन का यानी कि नाली निकास पानी की व्यवस्था की, और दूसरा पीने का यानी पीने के पानी की। और ये दो चीजें आपको नगर पालिका देगी और उसका आपसे टैक्स लेगी। जैसे चंदौली में पानी टंकी है तो लोग अपना पानी का कनेक्शन लिए हुए हैं, तो वो तय करेगी कि आपका उस एरिया में बिल्डिंग कितनी ऊंचा बनेगा। अर्थात वहां उस एरिया में जो उन्होंने पानी की सप्लाई के लिए पानी टंकी बना रखी है, वो टंकी का उस स्थान पर प्रवाह का दर क्या है वही तय करेगा कि ये पानी 1 मंजिला तक चढ़ेगा कि 2 मंजिला तक या 3 मंजिला। वही से आपका नक्शा पास होगा। अगर वो पानी 1 मंजिला तक केवल चढ़ने का वहां प्रेशर बन रहा है तो आपका मकान
एक मंजिला का ही नक्शा पाशा। अब जानते हैं और ये कौन बताएगा? वेंचुरी मापी, यानी कि वेंचुरी मापी बर्नौली के प्रमेय पर आधारित वह डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी भी स्थान पर बहते हुए द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात कर सकते हैं। आगे बच्चों, कोई प्रॉब्लम? जल्दी से नोट करिए। वेंचुरी मापी, अब चला जाए। यस सर। तो पहले हम आपको प्रवाह की दर निकालना बताते हैं, तब इस थ्योरम को एक्सप्लेन करेंगे। तो जानते हैं दर कैसे निकलती है? समय का भाग। यस सर। अब जैसे ये नली हम चाहते हैं यहाँ पर बताइए कितना द्रव बहता है, तो एकांक समय में यहाँ से कितना पानी का आयतन गुजर गया। यस सर। जैसा कि परसों के लेक्चर में बता रहे थे ना कि किसान पानी पाइप में देखता है तो अंगुलियां सीधे साथ में चेक करता है। पूरा मुंह पानी आ रहा है कि नहीं, तो पूरा मुंह माने जितना जगह होगी उतना में पानी निकलेगा। तो किसी भी स्थान पर कोई भी वस्तु अपने आयतन से ज्यादा नहीं रख सकती है। इसलिए एकांक समय में उस जगह पर, जिस जगह पर आप जानना चाह रहे हो, उस जगह पर कितना आयतन गुजरा, यही है प्रवाह की दर। ये समझ में आया? यस सर। एकांक समय में परिभाषा बनाओ। एकांक समय में समय में गुजरने वाली द्रव का आयतन आयतन प्रवाह की दर कहलाती है। प्रवाह की दर। अब बताओ परिभाषा से सूत्र बनाएंगे तो यस सर। एकांक समय में गुजरने वाले द्रव का आयतन, जानते हो जो द्रव गुजरेगा वही विस्थापित होगा। यस सर। विस्थापित होने वाले द्रव का आयतन। बोलो, जिसको एकांक कहते हैं वो नीचे, और अब बोलो विस्थापित द्रव का आयतन। अब वो हल करें, बोलो आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बटा के समय। यस सर। बोलो अगर ये नदी है और हम इस जगह पे चाहते हैं तो बोलो इस स्थान पर नली का क्षेत्रफल निकालें। यस सर। तो बोलो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल। यस सर। और बताओ यहाँ से जितना पानी गुजरेगा, बताओ उसका हमें वेग पता होना चाहिए। यस सर। तो अभी पिछले दिनों में ही पढ़ा रखा हूँ, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और जितना विस्थापित होगा वही ऊंचाई होगी। यस सर। तो बताओ क्या इस ऊंचाई बटे समय को हम वेग कह देंगे? यस सर। यस सर। कितने लोग को समझ में आया मैंने क्या बोला? पीछे पढ़ाया वही यूज कर। यस सर। तो बोलो a into V और इसको डिनोट कर दे q। तब q बराबर हो गया अब मिल गया प्रवाह की दर। यस सर। अब बताओ अगर इसकी इकाई निकालना हो तो कैसे निकलेगा? देखो, बोलो आयतन की इकाई घन मीटर। यस सर। समय की इकाई सेकंड। मिल गई? यस सर। प्रवाह की दर की इकाई हो गई न्यूटन प्रति सेकंड। तो दोनों डायमेंशन भी आ जाएंगे। यस सर। तो मीटर की पावर माइनस 1। बताओ देखते हैं। नो सर। अब
तो प्रवाह की दर क्या तो समझ आ गई ना? Yes, sir. तो जो आप लिखे थे ना बेटा, वो यही लिखे थे कि वेंचुरी माफी एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी भी नलिका में अगर द्रव कहीं भी बह रहा है तो किसी स्थान पर आप प्रवाह की दर निकाल सकते हैं। और प्रवाह की दर क्या होती है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। Yes, sir. अब देखा गया कि बर्नौली के थ्योरम से इसको कैसे यूज किया जाता है। Yes, sir. तो अब करिए ये मैं वेंचुरी माफी बना रहा हूँ। ये देख लीजिए XYZ एक नलिका है और यहाँ देखिए इस स्थान पर क्षेत्रफल पर यहाँ A2 है इसमें द्रव का घनत्व B है। ये पानी का टंकी आपका दिखा रहा है, देख रहे हैं? Yes, sir. और ये आपका घर का ऊंचाई है। Yes. जल्दी करें Yes, sir. एक सिरे का क्षेत्रफल ज्यादा है। Yes, sir. अब इस अधिक क्षेत्रफल वाली नलिका को हम एक पानी के रिजर्वायर से कनेक्ट करते हैं जिसकी ऊंचाई ज्यादा है। Yes. जैसे तुम कल्पना कर सकते हो पानी टंकी। Yes. और अब देखो पानी टंकी से पाइप से पानी आ रहा है और यहाँ तुम्हारा आवास है। Yes. ठीक है? Yes. और इस आवास में बताओ जब कनेक्शन लोगे तो देखना भी कल समझा रहे थे ना तुम लोगों को कि बिना पंपिंग सेट से पानी हम कैसे दूर तक ले जा सकते हैं। Yes, sir. तो मैंने कहा था कि आप जैसे जैसे आगे लेते जाओ पाइप का क्षेत्रफल बढ़ाते जाओ। तो देखो अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने एरिया कम कर दिया। Yes. और अब यहाँ यह पानी इतनी ऊंचाई से आ रहा है लेकिन इस स्थान पर इतने चढ़ रहा है। Yes. तो अगर ये पानी इतने चढ़ा तो बोलो इसके दाब और इसके दाब में इतने का अंतर है। Yes, sir. तो बताओ यहाँ पर दाब ऊर्जा ज्यादा है। Yes, sir. यहाँ दाब ऊर्जा कम है। तो दाब ऊर्जा ज्यादा होगी तो बोलो गति ऊर्जा यहाँ कम होगी। Yes, sir. और यहाँ गति ऊर्जा तो ये बंद कर देते हैं। और आगे ही बताया था कि बेटा एक समान सतह पर बहते द्रव के पास केवल Yes, sir. No, sir. Yes, sir. आगे बढ़ेगा ना। Yes, yes. अगर 37 कल के द्रव बहेगा तो उसके पास दाब ऊर्जा और गति ऊर्जा का योग हमेशा दिया जाता है। और दो बिंदु की बात हो रही है। Yes, sir. तो P1 plus P1 कोई दिक्कत No, sir. और यहाँ दाब ऊर्जा P1 है। Yes, sir. और बहते द्रव की गति ऊर्जा Reduce कर। Yes, sir. और यहाँ पर वेग V1 है। Yes, sir. अभी हमने सुबह में कहा कि बेटा
द्रव का प्रवाह दाबांतर के कारण Yes, sir. P1 minus P2 Yes, sir. half V square यही है दाबांतर। Yes, sir. आपकी कारण लेंगे Yes, sir. तो क्या V2 square बोलो, इनके दाब और इनके दाब में कितने का अंतर है? Yes, sir. आप लोगों को पिछला चैप्टर दाब की अधिकता पढ़ाया गया था। Yes, sir. बताया गया था कि नली के अंदर दाब में अगर अधिकता है तो वह P बराबर 2T/R Yes, sir. और अगर वह संदूषित होगा तो 4T/R और द्रव का दाब P बराबर HD। Yes, sir. याद है? देखिए दोनों के दाब में H के कारण Yes, sir. तो P बराबर HD. Yes, sir. 2HD. Yes, sir. Yes, sir. V2 square minus V1 square. आपने कहा था कि सर बेंचरी मापी प्रवाह की दर बताता है। Yes, sir. अभी तो दर तो आई नहीं, दर तो वो है। Yes, sir. A to V. नजर आएगी। Yes, sir. बताओ अगर द्रव एक जगह से दूसरे जगह। तो मैंने परसों के लेक्चर में बताया कि बेटा अगर द्रव एक जगह से दूसरी जगह बहेगा तो वहां द्रव के अविरतता लगेगा। Yes, sir. यहाँ भी लगना चाहिए ना। Yes, sir. द्रव के अविरतता का सिद्धांत। अविरतता के सिद्धांत अनुसार। Yes, sir. किसी भी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद कोई तो किसी बिंदु पर उसके Yes, sir. केवल V1 बराबर V2 और दोनों बराबर एक Yes, sir. अब उठा के ले आओ क्या Yes, sir. केवल V1 बराबर V2 देखो देखो किसी को प्रवाह की दर कही Yes, sir. तो इनको V2 चाहिए, बारी बारी लेंगे क्या? Yes, sir. अगर ये बराबर इसके बराबर इसके तो ये भी इसके बराबर होगा। Yes, sir. इसलिए A1 V1 बराबर Q तो बोलो V1 बराबर Q by A1. Yes, sir. उसी तरह यहाँ भी आ जाएगा। Yes, sir. V2 बराबर Q by A2. अब उठा के हम कर सकते हैं। Yes, sir. 2ZH बराबर Q स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर। Yes, sir. बोलो Q स्क्वायर बटे A1 square. अब बोलो Q कॉमन ले लें क्या? Yes, sir. तो Q स्क्वायर कॉमन लोगे 1 by A2 square minus 1 by A1 square. Yes, sir. यहाँ ऊपर कर दें। Yes, sir. तो 2GH बराबर Q बोलो लघुत्तम लेके घटा लें। Yes, sir. A1 square minus A2 square by A1. Yes. सही है? Yes, sir. बोलो तुम्हारा ये तो प्रवाह की दर बताएगा ना? Yes, sir. तो बोलो इसलिए Q बराबर 2GH A1 स्क्वायर A2 square by A1 square minus Q स्क्वायर कॉमन लिया गया है। A. यहाँ Q लिखा गया है। हो गया? Yes, sir. Q बराबर अब Q बराबर बोलो इसका तो वर्गमूल आ जाएगा। Yes, sir. A1 लेकिन इनका नहीं ना होगा No, sir.
2GHA1 square minus A2 square. आगे प्रवर्ग Yes, sir. अब इसका पैमाना नगर पालिका के कार्यालय में पता है कि फला फला दूरी पर कितना प्रवाह का वेग है। Yes, sir. बताओ वहाँ ये रख करके देख रहे हो? Yes, sir. बोलो हल करेंगे तो ये चल जाएगा। Yes, sir. अब ये चल जाएगा तो वही तय करेगा कि उस जगह पर तुम्हारा मकान एक बहुत अगला वाला बनना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. जान गए आज से कि नहीं? Yes, sir. यानी नगर पालिका कैसे तय करता मिल गया जब आपको? Yes, sir. मजेदार है ना? Yes, sir. क्या था? A1 है जहाँ से पानी जा रहा है उस जगह का क्षेत्रफल। Yes, sir. A2 है जहाँ को पानी पहुँचाया वहाँ का क्षेत्रफल। Yes, sir. और बाकी तो सब क्लियर है। Yes. दो संख्या है जी तुम्हारे जेबा में है। Yes, sir. और कौन है कि नहीं? 9.8 और ये हो जाती है। Yes, sir. ये है चार सेरी करनी। टॉरशेली प्रमेय यानी टॉरशेली का। अब जो ये हम टॉरशेली का प्रमेय पढ़ाने जा रहे हैं, ये प्रमेय भी बेटा बर्नौली के ही थ्योरम पर आधारित है। जो क्या बताएगा पहले ये समझो। ये बताएगा कि अगर कोई पानी से भरा हुआ टैंक है तो आप अगर इसके पेड़े में चाहे कहीं भी गड्ढा खोदो यानी छेद कर दो। Yes, sir. जैसे जैसे वर्तमान सवाल से थोड़ा अपना दिमाग लगा के बताओ। ये भी एक पानी की टंकी है। Yes, sir. और इस टंकी में हमने बिंदु P पर छेद कर दिया है। Yes, sir. बिंदु Q पर छेद कर दिया है। Yes, sir. और बिंदु R पे छेद कर दिया है। Yes, sir. अब तुम लोग बताओ पानी तीनों में से निकलेगा? Yes, sir. बताओ किस वाले में से पानी सबसे तेज निकलेगा? P, Q, R तीनों है। जल्दी हम बताओ। हाँ अंशिका नीचे वाले से यानी इस वाले से पानी सबसे तेज निकलेगा। Yes, sir. इस वाले में पानी इससे कम निकलेगा। Yes, sir. सबसे कम निकलेगा। अब देखना सबसे पहले पानी निकलना यहाँ बंद होगा। Yes, sir. उसके बाद यहाँ और इसके बाद यहाँ। अब इसलिए तुम लोग देखना जब तुम लोग पानी की टंकी छत पे लगवाते हो Yes, sir. तो मिस्त्री कुशल होगा तो देखना यहाँ से पाइप नहीं निकालेगा। आगे समझ में? Yes, sir. और अगर बेवकूफ मिस्त्री होगा तो यहाँ से निकालेगा। अब यहाँ से निकालने पर बताओ हर बार पानी कितना रुकेगा? Yes, sir. और इतना रुकने से इसमें बताओ एल्गा Yes, sir. तुम्हारी पाइप हमेशा जम रहेगी। Yes, sir. नया नया टंकी रहेगा, साल दो साल ठीक चलेगा। उसके बाद अब तुम्हारी टोटी में से काई निकलना शुरू करेगा। अब तुम लोग के घर ऐसा हो तो देखो क्या ऐसी शिकायत आती है? आती है ना? इसीलिए तुमको पाइप यहाँ लगवानी चाहिए। Yes, sir. तो पानी अगर इसमें एक बूंद भी है तो भी तो निकल जाएगा ना। Yes, sir. तो तुम अगर टंकी में काई लग गई है तो क्या करोगे? यही करेंगे कि टूपुल टोटी खोल देंगे। और अगर हम 15-20 दिन पर भी ये काम करें तो हमको कभी भी हमारी पाइप में काई ऐसे खोल दें, चाहे महीना में खोल लें, राइट? या यूं कह लो जाड़ा में मत खोलो, गर्मी में खोल के चेक कर लो। तो यहाँ से खोल दो पानी सारा निकल जाएगा। Yes. अब ऊपर से जाओ प्रवेश करके काई वही है तो हटा दो और नहीं हिलना है तो अब इसमें थोड़ा पानी कितना जब रुक जाए तब इसके अंदर ब्लीचिंग Powder. डाल दो। Yes.
और डाल करके 1-2 घंटा, जैसे कि शाम को Yes. डाल दो, सुबह में पानी खोल दो। अब सारे फंगस को मुआ डालेगा, क्योंकि इसका माध्यम पीएच अम्लीय है। सटीक सारे फंगस की सिस्ट सूख जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, साइटोप्लाज्म सबका सिकुड़ गया, सारी सेल मर गई हैं। अब खोल दो, पानी निकलने का। कहाँ? शौचालय में, किचन में नहीं खोलना है। नहीं समझो बात को। शौचालय में खोल दो और ये सब निकल, इसका पूरी टोटी खोल दो, क्योंकि टोटी खोलोगे तब उसमें फंसेगा। ये पूरा टैप ही खोल दो, सारा निकल जाएगा। फिर समरसेबल चालू करके जब पानी साफ आएगा तो बंद कर दो। न तो पानी में कीड़ी पड़ेगी, ना ही तुम्हारा जो पाइप है वो जाम होगा। तो पहले तो ये बात समझ में आ गई तुमको। अब हमारा सवाल यहाँ है कि टार्शेली ने यहीं पर प्रमाण किया। क्या कहा कि अगर हम किसी भी टैंक में किसी भी गहराई में छिद्र कर देते हैं तो बोलो यहाँ से पानी निकलेगा। तो जब ये पानी बाहर आ रहा है तो उन्होंने इस वेग का नाम रखा बहिर्स्राव वेग, यानी बाहर निकलते हुए द्रव का वेग, यानी बहिर्स्राव वेग। और उसके वेग को कैलकुलेट करने का थ्योरम बना दिया। और थ्योरम जो बनाया उसी थ्योरम को हम कहते हैं टार्शेली प्रमेय। क्या कहते हैं? टार्शेली प्रमेय। हाँ, क्योंकि टार्शेली नाम है उस साइंटिस्ट का, टार्शेली का प्रमेय। और ये प्रमेय उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया? बर्नौली के प्रमेय से, यानी बर्नौली थ्योरम से। क्या कहा उसने? सुनना क्या कहा, पहले सुन लो तब नोट करो। उन्होंने कहा कि यदि पानी से भरे हुए टैंक में किसी भी गहराई में अगर छिद्र कर दिया जाए तो उससे निकलने वाले द्रव का बहिर्स्राव वेग, निकलने वाले द्रव का बहिर्स्राव वेग वही होगा। क्या होगा? वही होगा जो अगर किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक इसके स्वतंत्र सिरे से छोड़ दिया जाए तो वह गिरते हुए जो वेग यहाँ प्राप्त करेगा उसी वेग के यह बराबर होगा। समझ में आया? यस सर। जैसे ये देखो, ये पिंड है चंद्र विमान का। यस सर। बोलो विरामा में है। यस सर। अब अगर हम इसको छोड़ दें, यस, लो छोड़ दिया, तो देखो यहाँ से धीरे धीरे चला है। यस सर। और अगर हमने छेद टंकी में यहाँ किया था तो ये यहाँ से यहाँ आने में जो वेग प्राप्त किया होगा उसी वेग से पानी बाहर। समझ में आया? अब जो लोग को चैप्टर नंबर 3 गुरुत्व के अंतर्गत वस्तु को छोड़ने पर वेग का 3 समीकरण पढ़ा है। बताओ यहाँ छोड़ने से पहले विरामा में था। अगर वो यहाँ से यहाँ आने में तो यहाँ आने पर अगर इसका वेग v हो गया तो बताओ ये गति का पहला समीकरण है। अब इसमें तुम देख सकते हो कि समय दिया रहता तब पहला लगता। अभी तो ऊंचाई दिया है तो बोलो गति का तीसरा और जब वस्तु ऊपर से नीचे आए तो g का मान बढ़ता है। ऊपर जाती है तो g का मान घटता है। तो बोलो अब प्लस लगेगा। यस सर। v स्क्वायर बराबर बोलो प्रारंभिक वेग 0 2gh तो बोलो v बराबर अंडर 2g। पहले समझो, घबराओ मत। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर की गहराई में छेद कर दिए हैं तो जानते हो पानी कितना वेग से निकलेगा? देखो बोलो g का मान 9.8, h का मान 2, बोलो 2 गुना 4,
39.2 का वर्गमूल लेंगे। Yes, sir. बोलो 6×4 बोलो 3.23 12×24 तो 6.2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यहाँ से पानी निकलेगा। यानी अब तुम्हारे घर में टंकी बनी हुई है। Yes, sir. अब कितना नीचे छेद किया गया है अब तुम इस सूत्र से बता सकते हो। Yes. देख रहे हो इतना का मान तुम्हारे जेब में है। Yes, sir. बस खाली ये पता करो टंकी में छेदा कितना गहराई में है। Yes, sir. बस उसका इसमें गुणा करके वर्गमूल ले लो, बता दोगे तुरंत 1 मिनट में कि सर इतना गहराई से इतना वेग से निकलेगा। Yes. एकर मतलब तुम समझ गए? एकर मतलब ये है कि यही वजह है कि हम हमेशा टंकी घर के सबसे ऊपर लगाते हैं। ऊंचे वाले भाग में रखते हैं। क्योंकि जितने ऊंचाई ज्यादा रखेंगे बताओ वेग बढ़ जाएगा। तब तुम्हारे घर के एक कोने में पानी पहुंच जाएगा। Yes, sir. यानी बाथरूम में, शौचालय में, किचन में, जहाँ ले जाना चाहोगे बड़ी फोर्स के साथ पानी पहुंचे। Yes, sir. ज्ञान है इसके लिए? Yes. अब कोई डाउट है? तो जान गए टार्सेलिनी क्या किया? Yes, sir. लेकिन ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया। अब हमें पता है कि टार्सेली ने ये बात बर्नौली के थ्योरम से बताई है। Yes, sir. तो चलिए पहले फिर से थ्योरम को दोहराते हैं। टार्सेली सुन लेना ध्यान से, इसके बाद बोलना। टार्सेली के प्रमेयानुसार यदि किसी पानी से भरे हुए पात्र में किसी भी गहराई में छेद कर दिया जाए तो उससे निकलने वाले द्रव का बहिर्स्राव वेग उस वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर उतनी गहराई में जाने पर वह जितना वेग प्राप्त करता है उसके बराबर। आ गया कभी? क्लियर हो गया? Yes, sir. अब लिखो डायरेक्ट। अभी हमने समझाने के लिए किया था, अब इधर डायरेक्ट। देखो बेटा, ये तुम्हारा कोई वाटर टैंक है जिसमें ये देखो इसमें यह कोई अशांत असंपीड़ित द्रव भरा गया है। Yes, sir. जिसका घनत्व D है। D और इसमें कैपिटल H ऊंचाई तक द्रव भरा गया है। Yes, sir. अब हमने क्या किया? अब हमने स्मॉल h गहराई में देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी गहराई है? Small h. गहराई में यहाँ देखो एक छेद कर दिया। Yes, sir. अब इससे देखो ये द्रव यहाँ से निकल रहा है Yes, sir. जिसका बहिर्स्राव V है। V। तो बताओ बेटा, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कुल ऊंचाई कैपिटल एच थी Yes, sir. और स्मॉल एच गहराई में छेद कर दिया Yes, तो sir. बोलो अब कितनी गहराई बचेगी? H कैपिटल एच माइनस और जब पानी निकलेगा तो बोलो खाली इतना पानी के ऊपर वाला ही ना निकलेगा कि ये Yes, बन जाएगा? ऊपर वाला बचेगा। अभी यही तो समझा रहा है। Yes, sir. इसका मतलब कि छेद कर देने के पहले बोलो सारा पानी स्थिर था। Yes, sir. और अगर इसका यह सिरा मान ले कि यक्ष है और जहाँ छेद किया गया है वो सिरा Y है। तो बोलो इस पर यहाँ वायुमंडलीय दाब ऊर्जा लग रही है। Yes, sir. यानी P1 बराबर P. बताओ इस समय कोई भी पानी बाहर नहीं निकल रहा है। No, sir. तो बताओ इसकी गतिज ऊर्जा इस समय Zero. क्योंकि सब पानी स्थिर है। Yes, sir.
गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। Yes, sir. और इस समय सारी ऊर्जा बताओ पोटेंशियल एनर्जी Yes, sir. जो mgh Yes, sir. क्योंकि इस समय कैपिटल ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। Yes, sir. पहले पहला स्टेप समझ में आया? Yes, sir. और अब बताओ, अब जब छेद करोगे बेटा हटो मत, नहीं तो नहीं आएगा। पहले फिर से बोलो, समझ आ गई? पहला वाला Yes, sir. ये जोड़ बोल रहे हो। आ गया सर। अब जब यहाँ छेद करोगे Yes, तो sir. बताओ खाने वाला पानी नहीं ना चलेगा? No, sir. खाली यहाँ से Small sir. वाला पानी गति करेगा। Yes, sir. अब तुम बताते जाना, तुमको समझने की या मिटाना? बताओ ये पानी धीरे धीरे हटना शुरू करेगा? Yes, sir. हटते 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 रुक जाएगा। अब ये जो वायुमंडली का पी लग रहा है यहाँ पे, अब बताओ वो बढ़ के यहाँ मिलेगा। Yes, sir. तो इस जगह भी दाब ऊर्जा वही पी का पी ही रहेगा। Yes, sir. लेकिन अब यहाँ गतिज ऊर्जा बताओ शून्य नहीं रहेगा। No, sir. अगर ये पी वेग से निकला है तो हमारा बातें करो कि गतिज ऊर्जा भी नहीं पढ़ेंगे। और अब बताओ इतने में कोई स्पीड रहेगा। Yes, sir. तो बोलो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी h minus h। Yes, sir. क्योंकि इस ऊंचाई का नाम है। Yes, sir. अब बर्नौली थ्योरम लगाएंगे? Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. मानना? Yes, sir. बोलो हम जानते हैं। दाब ऊर्जा गतिज ऊर्जा स्थिति का योग हमेशा होता है। तो बोलो अब एक तल x है और एक तल y, तो दो कंडीशन बनी है। Yes, sir. तो इसलिए p1 प्लस हाफ d1 स्क्वायर प्लस dgh1। अब बोलो यहाँ की स्थिति में कैपिटल H ऊंचाई है। Yes, sir. बराबर d2 हाफ dv पूरी स्क्वायर प्लस dgh माइनस h। Yes, sir. पहले बताओ क्या स्थिति में बता देगी? Yes, sir. अब ऊपर देखो, बताओ ये दाब ऊर्जा P है। Yes, sir. D। जब ये पानी यहाँ था तो ये पानी चल ही नहीं रहा। Yes, sir. तो उस समय गति ऊर्जा जीरो होगी। देखो वेग शून्य कर दिए, जीरो हो जाएगा। Yes, sir. dg बोलो अब दाब ऊर्जा अभी भी P Yes, sir. हाफ d, बोलो यहाँ से पानी v वेग से निकल रहा है। Yes, sir. आ रहा है कि टोटो बोल रहे हो? आ रहा है। और अब बोलो dg h minus h। जैसे कि कैंसिल। बोलो ये जीरो हो गया। Yes, sir. अब यहाँ खाली बच गया dgh बोलो हाफ dv स्क्वायर dv स्क्वायर प्लस dv dgh माइनस dv। dgh। Yes, sir. बेटा पोस्ट खोलोगे तो इसका इसमें भी गुणा होगा, उसमें भी गुणा होगा। जो नहीं आ रहा आराम से पूछो, घबराने की कोई इशू नहीं है। Yes. आ रहा है? Yes, sir. अब जरा देखो, कैंसिल। अब यहाँ बोलो जीरो बच गया। Yes, sir. हाफ dv स्क्वायर माइनस dgh। 75 कर लिया। Yes, sir. dgh तो v स्क्वायर बराबर 2dgh। Yes, sir. Yes, sir. अब बोलो v v बराबर अंडर रूट जहाँ v
बहिश्राव वेग Yes, sir. इक्वेशन False. अब पहले रुको, घबराओ नहीं। बोलो, अभी हमने बहिर्स्राव वेग निकाला है। Yes, sir. और डार्सी ने कहा कि यह जो वेग होगा, अब अगर आप किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक उसके शीर्ष तल से छोड़िए, Yes, sir. और आने दीजिए उस गहराई तक, Yes, sir. तो वह जितना वेग हासिल करेगा उसी के बराबर। Yes, sir. तो अभी तो एक पार्ट और करना होगा। Yes, sir. अब किसी पिंड, आप समझ रहे हो, मैं वही करने जा रहा हूँ। Yes, sir. जो वहाँ किया। Yes, sir. अब किसी पिंड को बोलो या स्वतंत्र से, Yes, sir. स्वतंत्र तल से, बोलो विरामावस्था में। Yes, sir. बोलो u बराबर 0 लिखूंगा तो विरामा होगा कैसे? Yes, sir. विरामावस्था में छोड़ने पर, बोलो कितनी गहराई में आना है? यस। जब यहाँ छोड़ोगे तो इतने नीचे ना Yes, sir. गहराई में आने पर वेग ये हो जाता है। गति के, बोलो तीसरे समीकरण से बताओ बोलो जीरो। जब वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो जी का मान बढ़ता है। Yes, sir. बोलो माइनस छोड़ दें। Yes, sir. 2GH. तो बोलो भी Under root 2GH. ठीक अब है। बताओ जो डार्सेली कर रहे हैं वो साबित हो गया कि नहीं? Yes, sir. देखो बहिर्स्राव वेग भी वही है, Yes, sir. और स्वतंत्रता को छोड़ने पर भी वही है। यही तो लिखे थे। Yes, sir. इसलिए फर्स्ट एक फैक्टर से Yes, sir. मिला के नहीं? Yes, sir. आसियान बल बताया गया। Yes, sir. और आपने पहली बार ये जाना कि द्रव के परतों के बीच विरोधी नहीं। तो कक्षा 8 और 9 तक के ज्ञान के अनुसार आप केवल एक बात जानते थे कि अगर कोई वस्तु को पानी में डाल दिया जाए Yes, sir. तो नीचे से बियॉन्ड फोर्स लगता है। Yes, sir. उत्प्लावन। Yes, sir. जो लोग सीबीएसई से पढ़े हैं उनको पता होगा, इसे आप थ्रस्ट फोर्स या बियॉन्ड Yes, sir. Yes. यानी कि उत्प्लावन बल कहा जाता है। और अनुभव सबको होगा कि अगर पानी में कोई चीज डुबो तो डुबोने पर हल्की लगेगी। Yes, sir. पानी के बाहर निकाल लो तो देखना वजनी लगेगा। Yes, sir. और इसका कारण हमने कक्षा 8 से ही सीखना शुरू किया। 9 में भी था। Yes, sir. और अब 11 में भी एक बार सुनने जा रहे हैं। लेकिन अब आज से आपको अपना थ्योरी बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब तक 9 के ज्ञान के अनुसार आप यही जानते थे कि पानी में कोई वस्तु डुबोई जाए तो उत्प्लावन बल विरोध करता है। यानी वही आप पानी में अगर कोई चीज फेंकोगे तो देखना पहले वो नीचे जाएगी, फिर उत्प्लावन बल उसको ऊपर ढकेल देगा। इसीलिए अगर तुम में से कोई बच्चा पानी में तैरा हो कभी, तो अगर तैरने के लिए नदी में कूदो तो देखना पहले जाओगे आपके ऊपर, फिर देगी फट से ऊपर। तो कौन है नीचे से फेंक रहा है? उत्प्लावन। लेकिन अब आज से तुम्हें अपना थ्योरी बदलना पड़ेगा। आज से क्या करना होगा कि जब भी कोई वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर एक नहीं दो विरोधी बल लगते हैं, सियान और उत्प्लावन। और इन दोनों बलों को एक स्टोक्स नाम के साइंटिस्ट ने खोज किया था। इसीलिए अब इस संयुक्त बल को स्टोक्स फोर्स कहा जाता है। अभी तक हम लोग वेग पढ़ रहे थे, अब हम लोग बल की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तो बल की ओर घुसने के लिए पहले हमें आपको वेग प्रवणता बताना होगा, इसके बाद स्टोक्स फोर्स का परिचय, और फिर आपको बताएंगे कि कैसे
बादल फटता है तो क्या होता है, और हमारे यहाँ पानी गिरती है तो बूंद बूंद करके वर्षा की होती है, और बारिश की बूंदें एक समान वेग से कैसे गिरती हैं। जब इतनी चीजें आप जान लोगे तो आप इस पर 3-4 के कार्ड डील करोगे। पहला, पैराशूट से कूदने पर यात्री को घाव क्यों नहीं लगता? यस सर। हमारे कमांडोज पैराशूट से या पैराग्लाइडिंग सुने होंगे, पैराग्लाइडिंग होती है तो वो नीचे गिरने को उसे घाव क्यों नहीं लगता? ये सभी कारण हम लोग डील करने वाले हैं। यस। और तुम में से शायद अभी तक नहीं पता होगा, जब हम परमाणुओं गिराते हैं ना तो परमाणु बम को भी हम पैराशूट से ही गिराते हैं। यस सर। परमाणु बम या मिसाइल की तरह नहीं फेंकी जाती है। यस सर। वो भी पैराशूट से पैराशूट से गिराई जाती है। यस सर। क्यों बताइए, पहले जानो तो सही। यस सर। लेकर के जब जाओगे सीखोगे तब ना। चलो तो पहले सीखा जाए वेग प्रवणता। वेलोसिटी करेंगे, वेग प्रवणता। अब इतना पढ़ लोगे तो अब देखो ये सब कितना इंपॉर्टेंट चीज है। यस अब जो लोग एब्सेंट है उनका क्या होगा, यही होता है ना। इसीलिए मैंने कहा है रेगुलर पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ोगे बेटा तो आपको होगा नुकसान, दूसरे को कुछ नहीं होगा। यानी उनका केमिस्ट्री भी जा रहा है, फिजिक्स भी जा रहा है, यही नहीं जा रहा, आगे भी जा रहा है। थ्योरी नहीं आएगी तो कैसे को पढ़ेगा। अब देखो पढ़ेंगे वेलोसिटी कहाँ यूज हो रहा है, तो कहाँ। इसीलिए बेटा पढ़ाई लिखाई खिलवाड़ चीज नहीं है, और विशेषकर इंटरमीडिएट को कदापि नहीं है। अब इंटरमीडिएट के आगे जब पढ़ोगे तो तुम्हारा एक एक मिनट का बैच इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जो लोगों को अभी भी वही आदत पड़ी है हाई स्कूल, इसीलिए बच्चे 40% ऐसे बच्चे होते हैं जो इंटरमीडिएट के बाद उनका सिलेक्शन साइंस में रह जाता है, और 60% बच्चे फेलर होकर आर्ट्स में भाग जाते हैं। मतलब साइंस खत्म हो जाती है उनकी। और ये वही बच्चे होते हैं जो इरेगुलर हैं या 9-10 अच्छे से पढ़ के नहीं आते। तो बेटा आप देखो अपने को मैनेज करो। वेग प्रवणता, वेलोसिटी करेंगे। क्या होती है वेग प्रवणता देखा जाए। अभी मैंने पिछले दिनों में जब इस चैप्टर की शुरुआत की थी तो आपको बताया था कि अगर आप किसी तालाब या नदी में प्रवेश करो तो पानी अगर आपके घुटने से नीचे है तो आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं, कम दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है, हवा वाले से दिक्कत होगी। लेकिन अब पानी घुटने तक आ गया, अब आपकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। यस सर। यानी अब आप धीरे धीरे चलने लगोगे। यस सर। कमर तक आ गया, ये सादा नहीं समझे क्या बोल गया मैं, कमर तक आ गया। यस सर। और चलने में दिक्कत आएगी। छाती तक आ गया। ऐसा क्यों? तो आपने पिछले दिन में सुना था कि हम जैसे जैसे डीप हो रहे हैं परतों की गहराई बढ़ती जाएगी, और परतों की गहराई बढ़ने से विरोधी बल बढ़ता जाएगा, इसीलिए वेग घटता जा रहा है। अब आइए उसी का यहाँ प्रदर्शन है। ये देखिए कोई जलाशय है, कहीं सीखते समय ज्यादा बोला करो, सीखते समय ज्यादा बोलो। ये मैं क्या बना रहा हूँ? जलाशय। ये कोई जलाशय है। जिस जलाशय में कोई एक बालक बोलो 101 गहराई में गया हुआ है, तो बताओ यहाँ ताप ऊर्जा कम होगी, वेग ज्यादा होगा। अब ये बालक
x2 गहराई में चला गया। यस सर। अब बोलो वेग उतना ही रहेगा कि अब कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। गहराई बढ़ गई। यस सर। वेग कम हो गया। क्यों? क्योंकि जितनी गहराई में जितनी परत है, यस सर। अतः श्यान बल कम है। यस सर। अब इतनी गहराई आ गई तो देखो परत बढ़ेगा। बढ़ गया कि यस सर। परत बढ़ गया तो श्यान बल भी बढ़ गया। क्योंकि आपने कहा था परतों के बीच जो वस्तु को आगे बढ़ाने का विरोध करता है, इसलिए मैंने उस दिन बताया कि श्यान बल एक विरोधी बल है। यस सर। आपको न भूले इसके लिए मैंने एक प्रैक्टिकल भी बताया। ये डंडा हाथ में ले लो, अब पानी में रख के डुबो के खींचो तो हाथ वाला साफ चलेगा, पानी वाला लेट चलेगा। तो पानी की है ना जो विरोध कर रहा है। यस सर। इसलिए मैंने कहा था कि बेटा मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से सीखोगे बोलोगे तो तुमको नहीं भूलने वाला है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ दो लोगों को याद ही नहीं कि क्या पढ़ाया गया था, तो वो चूक रहे हैं, उसको ठीक करें। तो बेटा ये विरोधी बल है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि श्यान बल एक विरोधी बल है। तो बताओ यहाँ परत की गहराई कम है, यहाँ श्यान बल कम लग रहा है, इसलिए वेग ज्यादा है। लेकिन जब गहराई बढ़ गई तो श्यान बल बढ़ गया। और अगर बर्नौली थ्योरम से चलो तो उससे भी एक्सप्लेन हो जाएगा। बोलो दाब ऊर्जा कम तो वेग ज्यादा, दाब ऊर्जा ज्यादा वेग कम। यस सर। नहीं आती है? तो अब बताओ इन दोनों परतों के बीच का कितना अंतर है? इतना में से हाई घटा। यस सर। x2 माइनस यस। और ये वेग ज्यादा, ये वेग कम। यस सर। तो इस वेग में से ये इस वेग को हटा देंगे। अब यही है वेग एकांक गहराई में। देख रहे हो? यस सर। वेग में जितने का परिवर्तन होता है वही वेग को बढ़ता है। यस सर। दिक्कत? नो सर। एकांक गहराई चाहे एकांक दूरी के सापेक्ष वेग में हुए परिवर्तन को वेग बोला जाएगा ना? बता लोगे? लिख लो। एकांक गहराई में एकांक दूरी के सापेक्ष वेग में हुए परिवर्तन को बोलो क्या कहते हैं? अब तो भी बता सूत्र बन जाएगा। जिसको एक काम कहोगे वो काम नीचे वेग में हुआ परिवर्तन। बताओ देख के बताओ कितना वेग बदला हुआ है? कितना दूरी बदली है? यस बन गया। यस अब इकाई बीमा बन जाएगी। यस। बोलो Vg वेग की इकाई मीटर प्रति सेकंड और दूरी की इकाई मीटर, मीटर से मीटर कट गया प्रति सेकंड। यस सर। सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड पावर -1। बोलो प्रति सेकंड बढ़ जाएगा। यस सर। प्रति सेकंड। यस। अब बोलो डायमेंशन तो अपने से आता है। यस सर। डी माइनस। बोलो T पावर -1 आगे। यस सर।